हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कूप। आपको इस चैनल पे बीएससी और एमएससी फिज़िक्स के रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिलेंगे, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का हमारा टॉपिक है यूजेटी। अभी यूजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी नाम से ही हमको पता चलता है, यूनी का मतलब होता है वन। नॉर्मल जो बीजेटी होता है उसमें कितने जंक्शंस होते हैं? 2 जंक्शंस होते हैं। सपोज़ हम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लें, ये एक बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, राइट। सो इसमें 2 जंक्शंस होते हैं और यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में एक ही पीएन जंक्शन होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी ये डिस्कवर किया था बेल लेबोरेटरीज़ ने 1953 में। तो पिछले सेक्शन में हमने देखा यूजेटी का इंट्रोडक्शन, अब हम देखते हैं यूजेटी का कंस्ट्रक्शन। यूजेटी के कंस्ट्रक्शन के लिए एक एन टाइप सिलिकॉन बार लिया जाता है जो लाइटली डोप्ड होता है और हाईली रेजिस्टिव होता है। अब एन टाइप का मतलब उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है, जैसे कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक। पेंटावैलेंट मतलब उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब उसको हम सेमीकंडक्टर के साथ ऐड करते हैं तो वो सेमीकंडक्टर एन टाइप का हो जाता है, मतलब उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब ये लाइटली डोप्ड है। यहाँ पे यूजेटी के कंस्ट्रक्शन में जो एन टाइप हमने लिया है सिलिकॉन बार, वो लाइटली डोप्ड है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे पर उसकी मात्रा कम होगी, तो उसको लाइटली डोप्ड कहते हैं। अब हाईली रेजिस्टिव मतलब उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें हमने एक फेस पे एल्यूमिनियम का रॉड जो है वो एलॉय कर दिया, यहाँ पे मिक्स कर दिया। तो एल्यूमिनियम जो है वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होता है, मतलब उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब उसको सेमीकंडक्टर के साथ ऐड किया जाता है तो उसमें उस सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो होल्स हो जाते हैं, तो वो सेमीकंडक्टर पी टाइप का बन जाता है। तो यहाँ पे हमने एलॉय किया तो ये इसने रीजन फॉर्म कर लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर का, तो इतना रीजन जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। और ये तो था ही एन टाइप, तो ये एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया। अब यहाँ से जो हम टर्मिनल निकालते हैं उसको हमने कह दिया एमीटर। ये ई जो है मतलब एमीटर होता है। अब उसके दूसरे फेस पे हमने 2 ओमिक कॉन्टैक्ट्स लिए और यहाँ से 2 टर्मिनल्स निकाले। उसको कह दिया, एक को बेस 2 और एक को कह दिया बेस 1। ये जो ओमिक कॉन्टैक्ट्स हैं वो टर्मिनल्स निकालने के लिए ही हमने लगाए हैं, उसका दूसरा कोई यूज़ नहीं है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि जो एमीटर होता है वो बेस 2 से ज़्यादा नज़दीक होगा बेस 1 के कंपैरिजन से। ये देखो, ये बेस 2 से ज़्यादा नज़दीक है। ये हमें एसिमेट्रिकल बनाना है, ये सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिकल यूजेटी जो है वो हमको प्रॉपर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देते, तो हमको उसको एसिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। इसलिए बेस 2 के ज़्यादा नज़दीक होगा और बेस 1 से दूर होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम देखते हैं यूजेटी का सिंबल। यूजेटी के सिंबल में यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से बेस 2 निकाला और यहाँ से बेस 1 निकाला, और एमीटर हमने ड्रॉ किया है टर्मिनल पर, वो B2 से नज़दीक ड्रॉ किया है, क्योंकि B2 से नज़दीक होता है हमेशा एमीटर, तो सिंबल में भी हमें वैसा ही दिखाना है। और यहाँ से जो एरो है वो टिल्टेड है एमीटर से बेस 1 तक। तो वो हमने टिल्टेड क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि आगे जाके हम वर्किंग में स्टडी करेंगे कि जो करंट है वो एमीटर से बेस 1 तक फ्लो करता है, तो हमें सिंबल में भी वही दिखाना है कि एमीटर से लेके बेस 1 तक वो करंट फ्लो करता है। इसीलिए हमने एक टिल्टेड एरो शो किया है एमीटर से बेस 1 तक, वो बहुत ज़रूरी है। देख सकता है कि क्लियरली डिफरेंस है, ये बीजेटी का सिंबल है और ये यूजेटी का सिंबल है, तो क्लियरली कितना डिफरेंस है। यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, यहाँ से हम ऐसे स्लांट लाइन ड्रॉ करते हैं बीजेटी के सिंबल में। अभी हमको अगर पीएनपी जंक्शन पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर शो करना है तो उसका एरो ऐसे होगा, और एनपीएन शो करना है तो उसका सिंबल ऐसे होगा। ये कैसे याद रखें, तो करंट जो है वो हमेशा P से N फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स N से P फ्लो करते हैं, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होता है।
तो वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, P से N तक फ्लो करेगा, राइट। तो ये अगर P N और P हो तो P से N फ्लो करेगा, इसलिए हमने ऐसे ड्रॉ किया है। और यहाँ पे N P N है तो P से N ऐसे ड्रॉ किया है। और ये बात हमेशा याद रखना कि जो एमिटर होता है उसमें ही एरो शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एरो शो किया है तो इसको एमिटर बोलना है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। और यहाँ पे एरो शो किया है तो इसको एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो ये कंफ्यूज कभी मत होना, ओके। ये हमेशा याद रखना कि एमिटर को कैसे पहचाना है, सिंबल से। अब हम देखते हैं यूजेटी का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। वो किस लिए चाहिए, तो हमें कुछ भी सॉल्व करना हो, इसका वोल्टेज निकालना हो, यहाँ पे जो पॉइंट है उसका वोल्टेज निकालना हो, तो यहाँ से हम तो नहीं निकाल सकते, राइट। तो इसलिए हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया ताकि हमको ईजी पड़े सब कुछ फाइंड करना। अभी ये कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये एक पीएन जंक्शन फॉर्म करता है, तो इसको हम एक डायोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीएन जंक्शन को। अभी पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसमें भी एक ही जंक्शन होता है और यूजेटी में भी एक ही जंक्शन होता है, तो उसमें डिफरेंस क्या है। तो डायोड में सिर्फ 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। जो पी टाइप से हम निकालते हैं उसको एनोड बोलते हैं और जो एन टाइप से निकालता है टर्मिनल उसको कैथोड बोलते हैं। पर यहाँ पे यूजेटी में 3 टर्मिनल्स है, तो ये उसमें वो डिफरेंस है। अगर कोई वाइवा में पूछे तो आपको ये जवाब देना है। और ये कितने लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है, इसलिए उसमें डिफरेंस ये है कि यूजेटी में 3 टर्मिनल्स होते हैं और डायोड में सिर्फ 2 ही टर्मिनल्स होते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट किया एक डायोड से, जिसका नाम हमने दे दिया डी। अभी जो एमिटर और बेस 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा इस एन टाइप सिलिकॉन बार की वजह से, उसको बोलते हैं RB2। तो ये यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर लिया RB2। और एमिटर से बेस 1 तक का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया RB1 और उसको भी एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे जो है वो एक एमिटर टर्मिनल है और यहाँ पे जो है वो बेस 2 टर्मिनल है और यहाँ पे जो है वो बेस 1 टर्मिनल है। और एमिटर को हमेशा हम पॉजिटिव देते हैं सप्लाई वोल्टेज, और बेस 2 को भी हमेशा पॉजिटिव देते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ग्राउंड कर लिया है। जो पूरा एन टाइप सिलिकॉन बार का जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे RBB। तो ये पूरे एन टाइप सिलिकॉन बार का टोटल रेजिस्टेंस है बेस 2 और बेस 1 के बीच का। दोनों बेसिस के बीच में जो वोल्टेज है उसको हमने बोल दिया है VBB, और जो एमिटर और ग्राउंड के बीच का जो वोल्टेज है उसको बोल दिया हमने VE। तो ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था और ये एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम था। हमको कुछ भी सॉल्व करना है, कोई भी वोल्टेज ढूंढना है इसके लिए, और वो हम आगे के सेक्शन में करेंगे। हमने देखा कि बेस 2 और बेस 1 के बीच का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो पूरा सिलिकॉन बार का रेजिस्टेंस है, उसको हमने RBB बोल दिया और उसको बोलते हैं इंटर बेस रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं इंटर बेस रेजिस्टेंस, ओके। इंटर बेस रेजिस्टेंस वो टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, RB1 + RB2 लिखेंगे, ये दोनों का टोटल, उसको RBB बोल दिया, ओके। अभी हमको यहाँ पे जो है वो वोल्टेज फाइंड करना है, तो इसको हम बोल देंगे VRB1, क्योंकि ये RB1 के अक्रॉस वोल्टेज है, इसलिए हम इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VRB1। अभी ये जो है वो एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट फॉर्म करेगा, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे यहाँ पे हमको अगर वोल्टेज फाइंड करना है तो वही रूल से VRB1 इज इक्वल टू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड करते हैं वो ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे है वो हम टोटल रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, RB1 + RB2 हो गया, और मल्टीप्लिकेशन में जो हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने VBB दिया है इसको, तो इंटू VBB, तो VRB1 क्या हो गया, RB1/RB1 + RB2 इंटू VBB। अभी RB1 + RB2 क्या है, हमने ऊपर ही देखा, RB1 + RB2 है RBB,
तो RB1 अपॉन ये क्या हो गया, RBB हो गया इंटू VBB। तो ये हमको मिल गया VRB1 का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, RB1 अपॉन RBB इंटू VBB। अभी RB1 बाय RBB इसको हम बोल देंगे ईटा, ईटा VBB। यहाँ पे ईटा क्या है, RB1 अपॉन RBB। ओके, तो हमको VRB1 क्या मिला, ईटा VBB। ईटा जो है वो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो है और इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.35 से 0.7 तक होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो RB1 है वो RB2 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एमीटर जो है वो बेस 2 से ज़्यादा नज़दीक है, मतलब बेस 1 से वो दूर है, राइट। अगर दूर है तो उसकी लेंथ ज़्यादा है। अभी ये हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो लेंथ जितनी ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो RB1 जो होगा वो हमेशा RB2 से ज़्यादा होगा। कब? जब हमने एमीटर टर्मिनल पे कोई भी वोल्टेज नहीं दिया है। ये टर्मिनल जो जब हम ओपन रखते हैं तभी RB1 की वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वो RB2 से ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं UJT की वर्किंग। तो UJT की वर्किंग के लिए हम दो केसेस लेते हैं। पहला केस जब एमीटर टर्मिनल ओपन होता है। अब ओपन मतलब उसमें सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एमीटर में हमने वोल्टेज नहीं दिया है और बेस 2 और बेस 1 के बीच पे हमने एक VBB बैटरी ज्वाइन कर ली है। ओके, और यहाँ पे हमको पता है कि कितना वोल्टेज है ये ईटा VBB। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव दिया है बेस 2 को और यहाँ पे हमने नेगेटिव दिया है बेस 1 को। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसको कितना वोल्टेज, कैसा वोल्टेज मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। तो जो एन टाइप है डायोड का उसको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। और जो एमिटर है वहाँ पे हमने कोई वोल्टेज नहीं दिया है तो उसको ज़ीरो मिलेगा पी टाइप को। तो हमको पता है कि डायोड में जब एन टाइप का वोल्टेज पी टाइप से ज़्यादा होगा तो डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा, और जब पी टाइप का वोल्टेज ज़्यादा होगा एन टाइप से तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो यहाँ पे एन टाइप का वोल्टेज ज़्यादा है पी टाइप से, तो ये डायोड है वो कैसा हो गया, रिवर्स बायस्ड हो गया, राइट। तो पहले केस में हमने देखा कि एमीटर टर्मिनल जब ओपन होता है तब डायोड रिवर्स बायस्ड होता है और UJT ऑन नहीं होगा। इसमें UJT है वो स्विच्ड ऑफ रहेगा, पर उसमें जो है वो थोड़ा सा लीकेज करंट फ्लो होगा क्योंकि उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। और हमने पढ़ा है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो जंक्शन को ईजिली पास कर सकते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लीकेज करंट आएगा। तो अब हम देखते हैं वर्किंग का दूसरा केस जिसमें हम एमीटर को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। इसलिए हमने एक बैटरी ज्वाइन कर ली है एमीटर में। अभी UJT को ऑन करने के लिए डायोड को फॉरवर्ड बायस होना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायस होने के लिए जो पी टाइप को वोल्टेज मिल रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए एन टाइप से। अभी ऑलरेडी इसके पास ईटा VBB वोल्टेज है, तो पी टाइप जब ईटा VBB वोल्टेज को क्रॉस करेगा तभी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। अभी ये डायोड है, इसका एक बैरियर पोटेंशियल भी होगा, तो वो बैरियर पोटेंशियल को भी हमको साथ में ऐड करना है पी टाइप को देने के लिए। मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब वो क्रॉस करेगा ईटा VBB प्लस इसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो जब क्रॉस करेगा एमीटर के पास जो वोल्टेज दिया है वो जब ईटा VBB प्लस इसका बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करेगा तभी ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और तभी UJT ऑन होगा। तो वो जो ईटा VBB प्लस VF को हमने बोल दिया है बैरियर पोटेंशियल। ये जो डायोड यूज़ किया है इसका बैरियर पोटेंशियल। अभी यहाँ पे हमने सिलिकॉन यूज़ किया तो उसके लिए बैरियर पोटेंशियल कितना है, 0.7, राइट। और हमको पता है जर्मेनियम के लिए 0.3 है। तो जब भी वोल्टेज जो है वो ईटा VBB प्लस VF क्रॉस करेगा, यानी कि एमीटर वोल्टेज जो है वो VP को क्रॉस करेगा। VP यहाँ पे क्या है, पीक वोल्टेज है।
इसको क्रॉस करेगा तो पी टाइप को ज़्यादा मिलने लगेगा वोल्टेज एन टाइप के कंपैरिजन में, तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। अभी जो वो हमने आगे कंस्ट्रक्शन देखा था उसमें यहाँ पे पी था और यहाँ पे एन था, तो पी जो है वो हैवीली डोप्ड होगा, यानी कि उसमें होल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, और एन टाइप जो है वो लाइटली डोप्ड होगा, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे। जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, यहाँ से होल्स जो है वो एन टाइप में इंजेक्ट होने लगेंगे। ओके, और ये कैरियर्स का फ्लो हुआ। जब भी कैरियर का फ्लो होता है तब करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, तो करंट फ्लो होने लगेगा। कहाँ से? यहाँ से यहाँ। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में भी यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करेगा, ये होगा करंट फ्लो। तो मैंने बोला था आपको सिंबल में कि करंट जो है वो एमिटर से बेस 1 फ्लो करेगा, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एमिटर से बेस 1 फ्लो करता है, इसलिए हम वो टिल्टेड एरो दिखाते हैं सिंबल में, राइट। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा होल्स इंजेक्ट होंगे पी से एन टाइप में, वैसे ही करंट का फ्लो बढ़ेगा। जैसे ही करंट का फ्लो बढ़ेगा, ये रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज़ होगा। अभी एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा इसकी लिमिट के हिसाब से, मतलब इसकी लिमिट को हम जब पहुंच जाएंगे, ये बैटरी जो यूज़ की है उसकी लिमिट, तो तब वो जो करंट का फ्लो बढ़ेगा पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो एक पॉइंट पे रुक जाएगा, उसको बोलते हैं हम वैली पॉइंट, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अभी ये आपको इतना भी क्लियर नहीं हुआ होगा, हम आगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, ये जो RB1 है वो वैरी करेगा 5 किलो ओम टू 50 किलो ओम के बीच में, यानी कि पहले ज़्यादा होगा फिर कम होगा, तो वो जो वेरिएशन है वो 5 किलो ओम से 50 किलो ओम तक के बीच में होगा। अब हम देखते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी। सबसे पहले केस में हमने देखा था कि एमिटर टर्मिनल को हमने ओपन रखा था, तो उसमें स्मॉल लीकेज करंट फ्लो हो रहा था, वो यहाँ पे दिखाया है। अभी हमने एक बैटरी ज्वाइन कर ली एमिटर के अक्रॉस, तो अभी भी वो डायोड रिवर्स बायस में ही होगा। कब तक? जब तक वो एक पॉइंट पहुंचेगा, पीक पॉइंट, जिसकी वोल्टेज की वैल्यू होगी ईटा VBB प्लस VF। जब वो उसको क्रॉस करेगा तब जो है वो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और करंट जो है वो बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा और वोल्टेज ड्रॉप भी घटेगा, यानी कि VE घटेगा और IE बढ़ेगा। तो वो ही यहाँ पे हमने दिखाया है, राइट। अभी वो एक सैचुरेशन पॉइंट पहुँचेगा एमिटर के अक्रॉस जो बैटरी ज्वाइन की है उसकी लिमिट की वजह से, तो वो सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो है वो IE बढ़ता रहेगा। ओके, अभी उसको बोलते हैं वैली पॉइंट और VP को बोलते हैं पीक पॉइंट। अभी VP के पहले का जो रीजन है, यानी कि ये रीजन है, उसको क्या बोलते हैं हम? कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। VP और VV के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस घट रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और VV के बाद वाला जो रीजन है वो सैचुरेशन रीजन है। ओके, तो ये थे VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ये था UJT का वीडियो, और नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो में कोई भी गलती हो या आपको अपना फीडबैक शेयर करना हो, देन यू कैन शेयर इट इन द कमेंट्स। आई ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।